हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। सबसे पहले तो हमें कुछ पॉइंट्स जो डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में याद रखने हैं, क्योंकि वो हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं। जैसे कि डीएनए का जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है। मीन्स एक स्ट्रैंड पेरेंट से आता है और एक स्ट्रैंड नया बनाया जाता है। और सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन मिचेल्सन एंड स्टोल ने प्रूव भी कर दिया था ई कोलाई के अंदर। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि एक साथ दोनों स्ट्रैंड पर चल रहा होता है और एक दूसरे के कंपैरिजन में अपोजिट चल रहा होता है, तो हम इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। तीसरा पॉइंट हम लोगों को याद रखना है कि जो हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन रहा है, जो हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बन रहा है, वो हमेशा 5' से 3' डायरेक्शन में बनेगा। शुरू 5' की साइड से होगा और एंड 3' की साइड हो रहा होगा। ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट याद रखना है, जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है ना, एक सर्टेन स्पेसिफिक पॉइंट्स पर शुरू होता है, जिनको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओराई। और उसके बाद एक और पॉइंट जो कि हमें याद रखना है कि जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस फेज ऑफ सेल साइकिल में होता है। एंड डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर दोनों स्ट्रैंड्स टेम्पलेट की तरह काम करता है। डेट मीन्स कि दोनों स्ट्रैंड के अपोजिट एक एक नया स्ट्रैंड बनता है, तो बोथ स्ट्रैंड्स एक्ट एज टेम्पलेट। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम्स और प्रोटीन्स जो यूज़ होते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में देख लेते हैं, नाम देख लेते हैं, फिर फंक्शन के साथ भी देखेंगे। देखिए, एक एंजाइम आता है हेलिकेज, जिसको हम अनवाइंडेज भी बोलते हैं। एक एंजाइम हमें सुनने को मिलेगा टोपोआइसोमरेज और गायरेज। टोपोआइसोमरेज यूकैरियोट्स में होता है और गायरेज प्रोकैरियोट्स में होता है। मोर ओवर जो एक बेसिक फंक्शन होता है इनका सेम होता है। कुछ प्रोटीन्स भी हमें देखने को मिलेंगे, जिनको हम बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। उसके अलावा कुछ एंजाइम्स और हैं, जैसे कि डीएनए लाइगेज, प्राइमेज एंड डीएनए पॉलीमरेज। अगर हम डीएनए पॉलीमरेज की बात करें तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अगर हम दिस एंजाइम के बारे में अगर हम लोग डिटेल में देखेंगे तो हमें थोड़ा सा अलग अलग टाइप्स के मिलते हैं। यूकैरियोट्स में 5 टाइप है, जिनको हम बोलते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड ईटा। प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो जो डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है, देखिए हम आगे पढ़ेंगे, हमें कुछ आरएनए प्राइमर्स की मदद लगती है डीएनए पॉलीमरेशन में, तो उन आरएनए प्राइमर्स को एंड में हटाना है, क्योंकि आरएनए तो डीएनए का पार्ट नहीं है, हमने सिर्फ मदद के लिए बुलाया था। तो जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो आरएनए प्राइमर्स को हटाता है और उन हटाने की वजह से जो गैप्स बने उनको भी फिल कर देता है। डीएनए पॉलीमरेज 2 है, डीएनए रिपेयर करता है डीएनए पॉलीमरेज 1 और 3 की एब्सेंस में, यानी कि थोड़ा सा कम एक्टिव होता है ये। जब 1 और 3 नहीं है तब इसको बुलाया जाता है कि भाई तू आ जा। थर्ड है जो कि सबसे मेन एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन का, जो नया पूरा स्ट्रैंड बनता है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 ही बनाता है। दूसरा एक पॉइंट और, इसको हम लोग डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं, क्योंकि जो नया डीएनए स्ट्रैंड ये बना रहा है वो एक डीएनए स्ट्रैंड के टेम्पलेट को यूज़ करके बना रहा है, उसके अपोजिट बना रहा है। तो डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड पर ये डिपेंड करता है नया स्ट्रैंड बनाने के लिए, इसलिए हम इसको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। ठीक है। अब शुरू करते हैं हम पूरा मैकेनिज्म जो है डीएनए रेप्लिकेशन का। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर एक डीएनए डबल स्ट्रैंड ले लिया है, क्योंकि नॉर्मली हमें पता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले हमारे पास एक एंजाइम आता है डीएनए हेलिकेज, जिसको हम अनवाइंडेज भी बोलते हैं। और ये आकर जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाला सीक्वेंस था उसके ऊपर बाइंड हो जाता है। आ गया और बाइंड हो गया ओराई सीक्वेंस पर। ठीक है। अब ये 3' to 5' डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। ठीक है। देखिए ये मूव कर रहा है और साथ साथ कर क्या रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में उनको ब्रेक करता जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता जा रहा है। देखिए, तो इसका काम क्या हुआ, ये डीएनए को अनजिप करता है। कैसे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर कर, नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उनको ब्रेक कर कर डीएनए की अनजिपिंग कराता है। ठीक है।
अब देखिए अनजिपिंग हुआ और ये दोनों स्ट्रैंड थोड़े थोड़े अलग हो गए, जिसको हमने रेप्लिकेशन फोर्क बोला, ठीक है। अब इसी टाइम पर होता क्या है, जैसे एक रस्सी को हम लोग खींचते हैं ना बीच में से, तो जो एंड्स होते हैं वो थोड़े से ऐसे टाइट होने लगते हैं, है ना, उनमें टेंशन बढ़ता जाता है। तब इसी टाइम पर एक और एंजाइम आएगा, टोपो आइसोमरेज और गायरेज, जो हमने पढ़ा, टोपो आइसोमरेज यूकैरियोट्स में, गायरेज प्रोकैरियोट्स में आएगा और यहाँ पर बाइंड कर जाएगा। और ये करता क्या है, जो वो टेंशन जो बना ना कोइलिंग वाला एंड्स पे डीएनए की अनजिपिंग की वजह से, उसको रिलीव कराता है, क्योंकि वो डीएनए को हार्म कर सकता है। हमें यहाँ पे डीएनए को हार्म नहीं करना है, हमें उसको यूज़ करना है, कॉपी बनानी है बस। तो ये उसकी जो टेंशन और कोइलिंग बना उसको रिलीव कराता है। अब इसके बाद डीएनए के साथ होता है क्या, देखिए नॉर्मली तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, हमारी सेल को नॉर्मली तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंड बन गया, ये जो सिंगल स्ट्रैंड बन गया, सेल बोलेगा यार कुछ तो गड़बड़ है ना, तो या तो इसको दोबारा जोड़ो या फिर इसको न्यूक्लियोजेज लाइए और इसको डिलीट करिए, हटाइए, ये तो प्रॉब्लम है, नॉर्मल जैसा नहीं है। तभी आती है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, बोलती है रुकिए रुकिए रुकिए, ये ऐसे ही नहीं है, ये ख़राब नहीं हुआ, इसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स आकर इधर इन दोनों सिंगल स्ट्रैंड्स पर लग जाती हैं और ये क्या करती हैं, एक तो इनको वापस जुड़ने से रोकती हैं, रीजॉइनिंग को रोकती है, ऑल्सो जो डीएनए न्यूक्लियोजेज के अटैक्स हो सकते थे उनसे भी बचाती है। अब हमने यहाँ पे इन सिंगल स्ट्रैंड्स को स्टेबल कर दिया है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स की हेल्प से। अब उसके बाद हमारे पास एंजाइम आता है प्राइमेज, आया और ऐसे जुड़ जाएगा। एक स्टैंड पे तो हमें एक ही देखने को मिल रहा है, दूसरे स्टैंड पे थोड़े 2-3 देखने को मिल रहे हैं, सब हमें पता चलेगा क्यों। देखिए आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वही होता है प्राइमेज। ये करता क्या है, छोटा सा सीक्वेंस आरएनए का ऐसे स्टार्टिंग में ऐड कर देता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो खुद से डीएनए रेप्लिकेशन को शुरू नहीं कर पाता है, उसको एक फ्री 3' एंड चाहिए होता है जहाँ पर वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाकर। अभी जब कुछ नहीं है तो उस 3' एंड भी नहीं है, तो डीएनए पॉलीमरेज खुद से शुरू नहीं कर पाता है, तो हेल्प मांगता है आरएनए पॉलीमरेज की, जिसको हम प्राइमेज बोलते हैं, कि भाई थोड़ा सा हेल्प कर दे। जैसे एग्जाम्स में होता है ना हमारे साथ, भाई थोड़ा सा बता दे, एक वर्ड बता दे, बाकी का मैं लिख लूँगा, तो वही काम हो रहा है। आरएनए पॉलीमरेज आया, उसने बोला ठीक है हम तुम्हारा हेल्प कर देते हैं। उसने छोटे छोटे आरएनए प्राइमर्स बना दिए, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बना दिए आरएनए के, बोलिए लीजिए हमने आपको एक वर्ड बता दिया। डीएनए पॉलीमरेज 3 बोलेगा थैंक यू भाई साहब। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा और आकर इधर 3' पे एंड्स पे लग जाएगा, बोलेगा हाँ अब मेरे को फ्री 3' एंड मिल गया, अब मैं नया स्ट्रैंड बना लेगा, मैं न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर लेगा। तो उसने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया और नया स्ट्रैंड बनाना शुरू कर दिया। देखिए हमने शुरू में भी बोला था जो नया स्ट्रैंड होता है हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में बनता है। देखिए 5' की साइड से शुरू हो रहा है, 3' की साइड चल रहा है, 5' 3' 5' 3'। अब हमें 2 टाइप के स्ट्रैंड देखने को मिल रहा है, एक जिसमें कंप्लीट चलता जा रहा है, एक जिसमें से टुकड़ों में बन रहा है। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज 3 ने बना लिया पूरा स्ट्रैंड, जितना उसको जगह मिला ऐसे फोर्क में उसने बना लिया। अब देखिए हमने बोला था ना डीएनए पॉलीमरेज 1 प्राइमर्स को हटाता है, क्योंकि आरएनए तो डीएनए का पार्ट नहीं है, हम तो डीएनए रेप्लिकेशन करने चले। तो वो बोलेगा ठीक है मैं करता ना भाई, तो टेंशन क्यों लेता है, वो आएगा और आरएनए प्राइमर्स वाली जगह पे ऐसे लग जाएगा। अब इसके पास ना दोनों एक्टिविटी होती है, एक्सोन्यूक्लियस और पॉलीमरेज, यानी कि ये काट कर भी निकाल सकता है और थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़े तो बना भी सकता है डीएनए का स्ट्रैंड, थोड़ा बहुत। जो पूरा मेन काम था वो तो 3 ने किया था। अभी आरएनए प्राइमर्स को हटाएगा, अब हटाने से कुछ गैप्स बन जाएंगे और उन गैप्स में न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके बाकी का गैप्स भी फिल कर देगा। ठीक है, अब गैप्स फिल करने के बाद देखिए हमें देखने को मिलेगा कि 2 टाइप के स्ट्रैंड बन गए, एक तो जो कंप्लीट था हमने बोला था और एक जो ऐसे टुकड़ों में बन रहा था। अब अगर हम लोग डायरेक्शन देखें तो जिस डायरेक्शन में हेलिकेज हमारा अनजिप करता जा रहा था, डीएनए को ओपन करता जा रहा था, उस डायरेक्शन में जो डीएनए का स्ट्रैंड बना उसको हम बोलते हैं लीडिंग और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। और जो अपोजिट डायरेक्शन थी डीएनए ओपनिंग की, उधर बना है टुकड़ों में, जिसको हम बोलते हैं लैगिंग और डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड।
साथ में हमें एक चीज़ और याद रखनी है, जो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बने हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड पे, इनको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1 ने आरएनए प्राइमर्स हटाया, गैप फिल कर दिया, डीएनए कैसा पूरा बन गया है, बट हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है उस पर अभी भी हमें टुकड़ों में दिख रहा है, ऐसे फ्रेगमेंट्स में दिख रहा है। अब हमें तो पूरा स्ट्रैंड चाहिए, तो इनको जोड़ना पड़ेगा। तब आता है हमारे पास डीएनए लाइगेज एंजाइम, वो आता है और जो ये फ्रेगमेंट्स बने थे ना डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड पर, इनको जॉइन करा देता है। देखिए बन गए हमारे पास 2 स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड के अपोजिट एक एक नया स्ट्रैंड, है ना। अगर हम लोग देखें, एक पेरेंट स्ट्रैंड है, एक नया स्ट्रैंड है, सेमी कंटिन्यूअस है, और दोनों डायरेक्शन में बन रहे हैं, बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। तो ये ऐसे करता है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये प्रोसेस चलता जाएगा, हेलिकेज अनवाइंड करता जाता है, ओपन करता जाता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 बनाता जाता है, और आखिरी में प्राइमर्स को तो आरएनए पॉलीमरेज 1 हटा देगा, गैप्स को फिल कर देगा। डीएनए लाइगेज आकर उन गैप्स को जॉइंट कर देगा। गैप्स को मीन्स जो फ्रेगमेंट्स बने थे, गैप फिल करने के बाद आरएनए प्राइमर हटाने के बाद फिर भी थोड़ा सा फ्रेगमेंट्स तो बचा ना, उनको ज्वाइन करके ऐसे कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन जाएगा। ऐसे होता है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।